अच्छा जी सर, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास कितने किस्म की कॉस्ट है। अच्छा यार, अगर 26 का एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया, पहला पेपर उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर उसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, तो बेस्ट ऑफ लक भाई। अच्छा जी सर, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर सर हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है जी। एक कंपनी के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स थे? 3 डिपार्टमेंट्स थे। एक थी हमारे पास फैक्ट्री, एक हमारे पास था जी सेल्स डिपार्टमेंट, एक था हमारे पास एडमिन डिपार्टमेंट। ऐसा हमने ये डिस्कस किया था कि फैक्ट्री में जितना खर्चा इनकर होगा हम उसको क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और इन दोनों जगहों पे जितना खर्चा इनकर होगा उसको हम क्या नाम देंगे? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसा। अच्छा भाईजान, आपके पेपर में ना MCQs भी टेस्ट होंगे, हाँ, ये दिमाग में रखना आप। ये कॉस्टिंग के पेपर में 10 मार्क्स MCQs के टेस्ट होंगे, उसका मॉडल पेपर बन रहा है, वो भी आपसे थोड़े टाइम में आई कैप जो है वो शेयर कर लेगा, ठीक है जी। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कोई मसले वाली बात नहीं है हसन। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था कि सर हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें एक कॉस्ट हमने डिस्कस की थी, वो थी क्या चीज़? डायरेक्ट मटीरियल। ऐसा हमने कहा डायरेक्ट मटीरियल वो मटीरियल है जो प्रोडक्ट में क्या है? ट्रेसेबल है। ट्रेसेबल का मतलब यानी एक प्रोडक्ट को बनाने पर जो मटेरियल लगता है और वो उस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होता है, तो वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। जैसे ये रिमोट है, इस रिमोट में प्लास्टिक और ये रबड़ और ये जो आईसीज और ये जो सारी चीज़ें लगी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है जी। अच्छा, इसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मिसाल के तौर पर सर कोई डीजल यूज़ हुआ हो, कोई पेट्रोल यूज़ हुआ हो, वो इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो वो कौन सा मटेरियल है? वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो एक डायरेक्ट मटेरियल है, दूसरा क्या है जनाब हमारे पास? इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल को हमने ये कहा कि ये मटेरियल यूज़ तो हुआ है लेकिन नॉट ट्रेसेबल है। ऐसा जी, 2 हफ्ते लगेंगे नई किताब को आने में, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था कि सर हमारे पास एक खर्चा ऐसा है जिसको हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। डायरेक्ट लेबर क्या है जी? हमारी फैक्ट्री के अंदर इनकर होने वाला वो कॉस्ट जो हम मज़दूरों को पे कर रहे हैं, ये वो मज़दूर हैं जो बज़ाते खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बज़ाते खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारा डायरेक्ट लेबर है, ठीक है जी। यानी हम कह रहे हैं जनाब डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स। फिर सर हमारी कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर ऐसे भी मजदूर होते हैं जो डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट ज़रूर कर रहे होते हैं। फैसिलिटेट करने का मतलब जैसे हमारा एक सुपरवाइज़र है, जैसे हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड है, सर ये प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या कर रहे होते हैं? फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो सर ये हमारे पास क्या है जनाब? इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर कौन सा जी? वो लेबर जो not involved in production directly, however they are facilitating the production process। तो 4 कॉस्ट हो गए हमारी फैक्ट्री के अंदर। अच्छा, फैक्ट्री के अंदर इसके अलावा भी कुछ कॉस्ट इनकर होती है। इसके अलावा क्या कॉस्ट इनकर होती है? सर हमारे पास फैक्ट्री के अंदर सर डेप्रिसिएशन आती है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आती है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आती है नहीं आती हैं सर? उसको हम क्या नाम देते हैं? अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्या क्या आता है प्यारे भाई? सर आपने कहा जी डेप्रिसिएशन, सर आपने कहा जी रेंट, फैक्ट्री का रेंट, सर आपने कहा जी फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट। ये सारी चीज़ें क्या हैं जी? ये सारी चीज़ें हैं अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डायरेक्ट मटीरियल और डायरेक्ट लेबर है, इसको आम फैम अल्फाजों में मिला के हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इन सब को मिला के, इन सब को हम मिला के कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये तीनों मिला के क्या कहलाते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ऐसा अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर के अलावा। अगर इस पे MCQs आ गए तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? हैं? कर लोगे? अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को दूसरे अल्फाजों में प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं,
ये नाम है इसका, ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा है। अब बताएं जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, कौन सी? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास क्या है जी? वो मटेरियल जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है, डायरेक्ट मटेरियल। वो लेबर जो बजाते खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास क्या आएगा? इनडायरेक्ट लेबर, वो लेबर जो प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व तो हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट बनाने के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट तो कर रहा है। सर इनडायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं है मटेरियल। अदर ओवरहेड्स, इन चार के अलावा जो खर्चा फैक्ट्री के अंदर हो रहा है वो सारा क्या है? अदर ओवरहेड्स। ऐसा, और इन तीन को कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स और इन दो को क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। ऐसा है। देखिए आमतौर पे ये एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, लेकिन मैं इनकरेज करूंगा कि एक एक लफ्ज़, एक एक चीज़ आप लिखें, क्योंकि ये अब एमसीक्यूज में उठ के आ सकता है। अब एक चीज़ और सुनना दोस्त, अच्छा बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ मटेरियल होता है ना, मटेरियल ये होता डायरेक्ट नेचर का, डायरेक्ट नेचर का होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये मटेरियल एक छोटी अमाउंट होती है, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, और बाज़ औक़ात ये मटेरियल क्या होता है? सिग्निफिकेंट अमाउंट। ये डायरेक्ट मटेरियल की बात हो रही है। अगर डायरेक्ट मटेरियल एक इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है तो आम तौर पे इसको भी हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स में डाल देते हैं। हम कहते हैं यार बहुत छोटी सी अमाउंट है, डायरेक्ट मटेरियल की अकाउंटिंग करना डिफरेंट है, ओवरहेड्स की अकाउंटिंग करना डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, छोटी अमाउंट का जो डायरेक्ट मटेरियल भी होता है ना उसको हम कहाँ डाल देते हैं? ओवरहेड्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है जी, ताकि हमें इसकी लंबी चौड़ी अकाउंटिंग ना करना पड़े। अभी आप थोड़ा सा आगे जाके देखोगे तो डायरेक्ट मटेरियल की अकाउंटिंग अलग है, ओवरहेड्स की अकाउंटिंग अलग है। जैसे ये तुम्हारे पास एक छोटा सा एक छोटी सी बॉटल है, इस पे जो ये जो स्टिकर लगा हुआ है ना, ये ओवरहेड्स में गया होगा। क्यों? ये कोई सिग्निफिकेंट पोर्शन कॉस्ट का नहीं है। ठीक है जी। हाँ, अगर ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है, इसका खर्चा होता ज़्यादा, लेबल करना ज़रूरी भी होता और महंगा भी होता। ये मिसाल के तौर पर 50 रुपए की बोतल में ये जो कवर है, यही जो है वो तकरीबन को 10 रुपए का होता, तो हम क्या कहते हैं? ये सिग्निफिकेंट है। कैसे पता चलेगा इनसिग्निफिकेंट है सिग्निफिकेंट है? आपको ये जजमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में वो क्या करेगा? आपको बताएगा। और अगर आपने किसी जगह क्या करना, लिख देना, कोई मसले वाली बात नहीं है। ऐसा है। आगे बढ़े, एक सवाल दूं आपको करने के लिए, हैं? ये कॉपी करना है? शाबाश मेरे बच्चों, इस सवाल को मुझे सॉल्व करके दें। ये ले दोस्त, कराऊं मैं इसको? मुझे एक बात बताएं सर, बिजनेस क्या है यहाँ पर? पहले सबसे पहले देखें, ये कह रहे हैं शू मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसेस लेदर शूज एंड इनकर्स द फॉलोइंग कॉस्ट्स। ठीक है जी। सर मेरे पास लेदर है, शू पॉलिश है, रबर सोल है, डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री रेंट है। करना क्या जी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड कॉस्ट में इसको डिवाइड करना है। जूते बनाने में क्या लगता होगा? लेदर, तो ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल में आ रहा है सर, लेदर ले लें सर, कितने का जी? 20,000 रुपये का। सर शू पॉलिश आ रही है, ले लूँ या डायरेक्ट मटेरियल में ले लूँ? सर नहीं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है इसके आगे? इम मटीरियल। तो आपको इसको यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लेबर में ले लूँ? नहीं सर, लेबर थोड़ी है ये, फिर कहाँ ले लूँ सर इसको? मैं ओवरहेड्स में ले लूँ। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में मेरे पास क्या है जी? इनडायरेक्ट, सॉरी, पॉलिश, शू पॉलिश, कितना जी? 500। फिर रबर सोल्स, इंपॉर्टेंट सर, कितना बाबूजी? 10,000। बड़ा महंगा है जी ये। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन कहाँ जानी चाहिए? कितना जी?
8,000 सर, ये डन, ये डन, ये डन और ये डन। फिर फैक्ट्री रेंट ओवरहेड्स कितना जी? 15,000। फिर जी शू मेकर की वेजेस, जूते बना रहा है, डायरेक्ट लेबर। फिर जी इलेक्ट्रिसिटी फॉर कटिंग एंड स्टिचिंग मशीन्स ओवरहेड्स। कितना जी? 22,000। फिर सर 9,000 सॉरी। फिर मेरे प्यारे बच्चों शू लेसेज एंड एसेसरीज, जूतों में लगते हैं, ये भी डायरेक्ट मटेरियल सर। कितना बाबूजी? 5,500। क्वालिटी इंस्पेक्टर वेजेस, ये प्रोडक्शन नहीं करता, बनने के बाद उसको चेक करता है कि सही है या नहीं है, तो इनडायरेक्ट लेबर है ऐसा। क्यूसी कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कितने की? पैकिंग बॉक्सेस एंड रैपर्स, ये वैसे तो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट है इसकी कि मैं इसको इनडायरेक्ट मटेरियल में नहीं डाल रहा सर, मैं इसको यहां डाल रहा हूं सर। आमतौर पे पैकिंग मटेरियल की इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं होती। कितना आ रहा है बेटा? जी 40 और ये 22 और ये 39। टोटल कितना हो गया? वैसे टोटल करने की जरूरत नहीं, उससे जो मांगा था हमने उसको उसका जवाब दे दिया ऐसा। बड़े हम आगे दोस्त, एक स्टेप और आगे जाएं, ये बेसिक चीजें निकल जाएं थोड़ी सी। ना मेरा बच्चा, इनसिग्निफिकेंट 6,500 रुपए की अमाउंट है, ठीक है। कौन सा? ये कितना? 40,000, 44,500। हाँ, नेचर वाइज अगर देखा जाए पैकिंग मटेरियल को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओवरहेड्स में डाल देते हैं, ठीक है जी, और डलना भी चाहिए। लेकिन जब इतनी बड़ी अमाउंट का पैकिंग मटेरियल हो तो फिर हम उसको प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट कंसिडर करते हैं। जैसे आम तौर पे एक सेट एग्जांपल है बोतल की ढक्कन। ये जो ढक्कन है ये एक इंटीग्रल पार्ट है, इसके बगैर बोतल कंप्लीट नहीं है। ये इफेक्टिवली पैकिंग मटेरियल में तो आ रहा है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट भी उसकी होगी और इसके बगैर प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं है, तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे? तो सर एग्जाम में उसूलन ये चीज़ एग्जामिनर को क्या करनी चाहिए? क्लियर करनी चाहिए। ना हो तो फिर आप क्या करना, अमाउंट देख के डिसीजन ले लेना कि मैं इसको ओवरहेड्स में डालूं या ना डालूं, ठीक है जी। अलीना क्लियर हो गया बेटा? ये यार मैं सोच रहा हूं मैं पहला चैप्टर आप लोगों को ब्रेक इवन की जगह को दूसरा चैप्टर कराऊं पहला, जिसमें थोड़ी सी मुश्किलात आपकी ज़्यादा हो। देखते हैं अभी, मैं ब्रेक इवन ही करा दूंगा, कोई मसला नहीं है। डिसीजन मेकिंग पहली क्लास में। बड़े हम आगे दोस्त, आगे बढ़ जाएं। बड़े मेरे बच्चों, क्या हम आगे बढ़े? हाँ या ना? हाँ या ना? ऐसा है? बढ़ जाए आगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सर अपने पास हम हेडिंग डालते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन एज पर बिहेवियर। ऐसा मुझे पता है बिहेवियर का क्या मतलब है। व्हाट इज मेंट बाय बिहेवियर? व्हाट इज मेंट बाय बिहेवियर? बिहेवियर का क्या मतलब होता है? देखो, एक चीज होती है हमारा आउटपुट, प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं हम, ठीक है जी, और उसके नतीजे में क्या होता है?
कॉस्ट आती है, ऐसा है। मुझे एक बात बताएं, अगर एक कंपनी एक भी यूनिट प्रोड्यूस ना करे और एक कॉस्ट आ रही हो 0, फिर जब कंपनी यूनिट्स प्रोड्यूस करे से 100, तो वो कॉस्ट हो जाए जी 5000। अज्यूम करो ये मटेरियल है, कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया तो कोई कॉस्ट नहीं आएगी। अगर हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर मटेरियल कितना लग रहा है? 5000 का। अगर हम 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर मटेरियल कितना लग रहा है? 10,000 का। अगर हम 300 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर मटेरियल कितना लग रहा है? 15,000 का। अगर हम 400 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर मटेरियल कितना लग रहा है? 20,000 का। मेरे प्यारे बच्चों, ये बता सकते हो कि हमारे पास एक यूनिट के ऊपर लगभग कितने रुपए का मटेरियल लग रहा है? एक यूनिट के ऊपर कितने रुपए का मटेरियल लग रहा है सर? कितने का जी? 50 का। यहाँ पर कितने का जी? 50 का। सर यहाँ से अगर चेक करें तो कितने का जी? 50 का। यहाँ से चेक करें तो कितने का जी? मुझे एक बात बताएं, ये कौन सी कॉस्ट है जो आउटपुट को बढ़ाने से बढ़ रही है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है जी? जब आप आउटपुट को बढ़ाते हो तो कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। जब आप आउटपुट को डबल कर रहे हो, 100 से 200 पे जा रहे हो, तो आपकी कॉस्ट क्या हो रही है? डबल हो रही है। जब 3 गुना कर रहे हो तो कॉस्ट 3 गुना हो रही है। जब 4 गुना कर रहे हो तो कॉस्ट 4 गुना हो रही है। ये कौन सी कॉस्ट है जनाब? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की निशानी क्या है? आप आउटपुट को डबल करोगे, कॉस्ट डबल हो जाएगी। और दूसरी निशानी क्या है? दूसरी निशानी मेरे प्यारे बच्चों ये है कि हमारे पास एक यूनिट की कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ऐसा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट बाय डेफिनेशन क्या है? अगर एग्जाम में आ जाए, हम लिखेंगे जनाब, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज इन प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। That is, if volume is doubled, the cost is doubled, and if volume is reduced to 50%, the cost will also reduce to 50%. Variable cost per unit remains constant as cost and output increases in same proportion. प्यारे भाई इसको लिख लें। बात बताएं सर, अगर मामला इस तरह का हो कि हमारी जो कॉस्ट है और जो वॉल्यूम है, हम जब कुछ प्रोड्यूस ना करें तो भी हमें किराया देना पड़े 10,000 का। जब हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तब भी हमें किराया देना पड़े कितना? 10,000 का। सर अगर हम 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तब भी हमें किराया देना पड़े कितने का? 10,000 का। अगर हम 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तब भी हमें किराया कितना देना पड़े? 10,000 का। मुझे बताएं ये कौन सी कॉस्ट है? ये फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट की एक निशानी क्या है? वो वॉल्यूम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती ही नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट क्या है जी? जी कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 100। यहाँ कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 50। यहाँ कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 33.33। ऐसा, तो क्या मैं कह सकता हूं, चूंकि कॉस्ट जो न्यूमरेटर में है कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, और वॉल्यूम जो कि डिनोमिनेटर में, ये कॉस्ट है, ये वॉल्यूम है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है तो कॉस्ट भी बढ़ती है, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। लेकिन सर यहाँ कॉस्ट अपनी जगह पे फिक्स्ड है, सिर्फ क्या इंक्रीज हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी सर? गिरती रहेगी। क्यों? कॉस्ट ऊपर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ यूनिट्स नीचे बढ़ाई जा रहे हो, तो एक यूनिट पे आने वाली कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा है, तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं जनाब? फिक्स कॉस्ट कहते हैं। ऐसा है। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ सर, ये बेसिक बातें समझ आई? अब सर इस पर भी मैं एक तबसरा लिख लेता हूँ छोटा सा। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट at different levels of output. Per unit cost reduces as the volume increases because no resulting change
occurs in cost. बढ़े हम आगे मेरे बच्चों। यार एक बात बताओ, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसका क्या करेंगे बिहेवियर के हिसाब से? हम ये देखते ही नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कितनी है। हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल्स हो, एडमिन हो, कुत्ता कॉस्ट हो, बिल्ला कॉस्ट हो। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल कॉस्ट, और अगर वो फिक्स है तो फिक्स कॉस्ट। बिहेवियर के हिसाब से फिर हम ये नहीं देखते कि ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। वो हमारी नज़र में या तो वेरिएबल होती है या फिक्स होती है। डन। अल्लाह खैर करेगा भाई। बढ़ जाए हम आगे। अच्छा मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ये कर लिया कॉपी? अच्छा एक बंदा ना हाँ या ना बोलेगा, सही, ताकि मुझे फील हो के लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है? अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट ले लो, मिसाल के तौर पर 1 यूनिट पे मटेरियल लगता है 50 रुपये का। अगर मुझे 300 यूनिट बनाने दो, कितना मटेरियल लगेगा? इस 50 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 300 से। क्या आ जाएगा मेरे पास? 15,000। मैं कहूँगा जी मुझे 15,000 रुपये का मटेरियल खर्च करना है, कितने यूनिट्स बनाने के लिए? 300 यूनिट्स बनाने के लिए। 1 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है? 50। यूनिट्स कितने बनाने? तो अगर आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास? वेरी गुड सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा है? अब बताएं जी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं फिक्स कॉस्ट में ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? टोटल कॉस्ट। ऐसा है? क्या मैं इसको फंक्शन के तौर पे ऐसे लिख सकता हूं कि टोटल कॉस्ट बराबर है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्लस फिक्स कॉस्ट। ऐसा है? अब अगर मैं आपको एक सवाल दूंगा करने के लिए तो आप मुझे करके दे दोगे? मैं करा रहा हूं सर इसको। देखिए ये सबसे पहले मुझे कह रहे हैं टॉप स्पिन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स स्टैंडर्ड टेनिस बॉल्स एंड वांट्स टू एस्टिमेट इट्स टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द कमिंग ईयर। ठीक है जी। हाउएवर द डिमांड इज अनसर्टन। डिमांड कम भी हो सकती है, 3,000 भी हो सकती है और 8,000 तक भी जा सकती है। एक टेनिस बॉल पे 40 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट आती है और फिक्स कॉस्ट 8 लाख रुपए की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 4,500 यूनिट्स की डिमांड की कॉस्ट कितनी है, तो मैं कहूँगा जी 4,500 यूनिट्स हैं और 40 रुपये का एक यूनिट है, ये आ गया, और साथ ही साथ 8 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट आ गई। कितने हो गई ये? 9,80,000। ऐसा? फिर जी मेरे पास सर कोई 3,000 यूनिट्स का हिसाब किताब अगर मैं देखूं तो 3,000 इंटू 40 प्लस 8 लाख कितने? 9,20। ये कैसे आता है इसमें यार? ऐसे दबाने से आता है? ना 9,20 ना। अच्छा फिर मेरे पास सर 7,500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 8 लाख, क्या आ रहा है? 11 लाख, पूरे 11 लाख।
और इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास 8000 यूनिट पे 8000 इंटू 40 प्लस 8 लाख कितने 11,20,000 ऐसा है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल और देखते हैं सर, बढ़े आगे एक स्टेप। ये सब ने सही कर लिया ना, ये तो बहुत ही बेसिक था। आए मेरे प्यारे बच्चों, ये करो, नीचे वाला आपको होमवर्क दूंगा मैं। शाबाश, शुरू हो जाओ। अरे बच्चों क्या मैं कराऊं उसको? हाँ इधर इसको मैं करवा रहा हूँ। कह रहे जुनैद लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड कैम्ब्रिज टेक्स्ट बुक्स, स्टैंडर्ड है, सारी किताबें एक जैसी हैं, ठीक है जी। दैट कंटेन 215 पेजेस, द कॉस्ट डिटेल्स आर एज अंडर। सर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है जी, 3000 बुक्स की, 5200 बुक्स की और 6400 बुक्स की। एक बुक पे वो कह रहे हैं जनाब मटेरियल कॉस्ट 186 पेजेस की नॉर्मल बुक है, 5 रुपये पर बुक जो है वो मेरे पास मटेरियल लगे, कागज़ होगा एक, ठीक है जी, 5 रुपये पर पेज, ठीक है जी, पर साइड नहीं लिखा है इसने, पर पेज लिखा है। तो मटेरियल ले लें हम कितने का जी, 3000 यूनिट्स का, फिर 5200, या फिर एक काम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम पर यूनिट निकाल लें पहले। मटेरियल कितने का जी, 186 पेजेस है और एक पेज पे कितने का वो लग रहा है मटेरियल, 5 रुपये का, कितना 930। फिर वो कह रहा है मटेरियल कॉस्ट फॉर 29 कलर पेजेस 8 रुपये पर पेज, 8 रुपये पर पेज। एक और मटेरियल कितना जी, 29 पेजेस मल्टीप्लाई बाय 8 रुपये, कितना 232। फिर सर फिर वो कह रहे जी कवर एंड बाइंडिंग मटेरियल 650 रुपये पर बुक, तो ये तो सीधा सीधा पर बुक ले लो। सर मेरे पास कवर्स कितना 650, फिर ग्लू एंड बाइंडिंग 100 रुपये पर बुक, फिर प्यारे बच्चों लेबर 400 रुपये पर बुक, फिर मेरे प्यारे भाई ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स 150 रुपये पर बुक। ये सारी कॉस्ट कैसे निकल रही है, पर बुक निकल रही है। पैकिंग मटेरियल 400 रुपये पर कार्टन। अब ये एक प्रॉब्लम है, एक कार्टन में कितनी बुक्स हैं, 8, तो भाई मेरे पास एक बुक की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो हम यहाँ 50 ही ले लेते हैं सर, ऐसा। ये आ गया सर मेरे पास पैकिंग। सर ये अलग अलग क्यों नहीं कर रहे हैं आप, इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड अलग अलग क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं सर हमने यहाँ पर अलग अलग करना ही नहीं, उससे मांगी क्या हमसे, टोटल कॉस्ट मांगी है। तो क्या आ रहा है सर 50, कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 2512। ये आ गई एक यूनिट की, एक किताब की वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा। और कुछ है नहीं सर। अब बताएं सर मेरे पास कितने 3000 किताबें, ये प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है 2.496, कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों जी, कुछ आ रहा है? ये आगे सॉल्व कैसे होता है फिर? नहीं आगे इसमें छोड़ दो।
कितना? 10,32,000। सही कह रहे हैं लड़का? ये ऐसे सही लिखा मैंने? अच्छा, फिर मेरे पास सर कितने यूनिट्स? 5,200। कितने? $55,000। 8 सही कह रहे हैं बच्चा? 5200 के बाद सर 6400 मल्टीप्लाई बाय 2512 प्लस 2496,000 क्या आ रहा है? 185,800। पक्का? ऐसा है मेरे बच्चों। बड़े एक स्टेप आगे अपने पास हेडिंग डालें, हाई लो मेथड। क्या हेडिंग डालोगे? ये कॉपी करना है तो कर लो, मैं रुक जाता हूं। ये गलत है? नहीं, सही है। बढ़ जाए। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज़ ये बताओ, बोर्ड पे देखना। आपने हेडिंग डाली अपने पास हाई लो मेथड। एक छोटी सी कैलकुलेशन देखना अच्छे तरीके से और फिर जिंदगी भर उसको भूलना मत। एक कंपनी का वॉल्यूम यानी जो यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, अज्यूम करते हैं 0 है। सर इस कंपनी की फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपये। डन। इस कंपनी के एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपये है, लेकिन चूंकि यूनिट ही नहीं है तो 0। टोटल कॉस्ट बताओगे कितनी है? कितना? 10,000 और ये 0 मिला के कितने हो गए? 10,000। पक्का? किसी को कोई मसला, कोई पसूड़ी, कोई पंचायत? नथिंग। अच्छा, व्हाट इफ कि सर इसका वॉल्यूम हो जाए 500। अब ये 10,000 होंगे, ये चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये 50 इंटू 500 कितने? 25,000। टोटल मिला के कितने हो गए? टोटल मिला के 35,000। पक्का? अब बताओ, जो 10 से 35 में जो चेंज आया है, 10 से जो 35 पे गया है मामला, इसका रीजन क्या है? वॉल्यूम का बढ़ना। ऐसा? फिर व्हाट इफ कि हम 500 की जगह 800 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, फिर फिक्स कॉस्ट तो यही रहेगी। फिर जी 50 इंटू 800 40,000। टोटल मिला के सर ये कितना? 40,000 है। और ये कितने होगा टोटल? अब मेरा एक सवाल है सर, गौर से सुनना। मुझे बताओ, इसमें और इसमें चेंज क्यों आ रहा है? अच्छा, ये याद रखना कि ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, जिससे वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों में जो चेंज आया है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से? इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो वो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट होगा, ऐसे ही है? तो मुझे एक बात बताओगे, मेरे पास 50,000 और 35,000 का डिफरेंस कितना है? 15,000। ऐसा है? इस 15,000 को मैं क्या नाम दूं? दिस इज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट चेंज क्यों होती है? एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस करने की वजह से। एक्स्ट्रा यूनिट्स कितने बने हैं? एक्स्ट्रा यूनिट्स कितने बने? 300। तो क्या मैं कह सकता हूं कि चेंज इन यूनिट्स कितना है जी? 300। तो 300 यूनिट बढ़ाने से 15,000 रुपए की कॉस्ट बढ़ गई, 15,000 रुपए की। ऐसा है? तो मुझे एक बात बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? ये मालूम कर सकते हो कैसे? क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास 15,000 रुपए की कॉस्ट बढ़ी कितने यूनिट्स बढ़ने की वजह से? तो मुझे बताओ, वो कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से बढ़ती है पर यूनिट बेसिस पे तो कांस्टेंट रहती है ना। तो बताओ ये कॉस्ट कितनी निकल रही है? 50। तो इसका मतलब है भैया हमारे पास एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 50। एग्जाम में वो तुम्हें ये डाटा देगा सिर्फ, और साथ ही साथ तुम्हें सिर्फ वॉल्यूम्स देगा बस। यानी तुम्हें डाटा मिलेगा कुछ इस तरीके से, वो कहेगा जी हमारे पास जब 500 यूनिट्स थे तो हमारी कॉस्ट थी कितने की? 35,000 की।
और जब कॉस्ट 800 हो गई तो कॉस्ट कितनी हो गई टोटल? 50,000। बताएं एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये बताओ। ये आपसे पूछें तो आपने देखना है जी मेरी कॉस्ट में इजाफा कितने का हुआ है? 15,000 का। तो हम एक चीज़ निकालेंगे, चेंज इन कॉस्ट। और ये चेंज क्यों आया? यूनिट्स की वजह से। कितने एडिशनल यूनिट्स बने? 300। तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास 50,000 माइनस 35,000 ये चेंज इन कॉस्ट आ गया। रीज़न 800 यूनिट्स पे हम आ गए, पहले कितने पे थे? बताओ मेरे पास एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? ये एक यूनिट की क्या निकल आई? आइंदा के बाद एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे? दो कॉस्ट का डिफरेंस निकालेंगे और दो वॉल्यूम्स का डिफरेंस निकालेंगे और चेक करेंगे कि कितने एडिशनल यूनिट्स की कितनी एडिशनल कॉस्ट आ रही है। इससे क्या मिल जाया करेगा हमें? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा अब सुनना, अगर मैं आपको कहूं कि एक कंपनी की टोटल कॉस्ट 500 यूनिट्स बनाने की कितनी है? 35,000। इसमें वेरिएबल भी शामिल है, तो वेरिएबल कितना है इसमें? सर 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 50 कितना आ रहा है? तो इसका मतलब है हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000। ऐसा है तो आइंदा के बाद सर हम करेंगे ये कि हम सबसे पहला काम ये किया करेंगे, स्टेप 1 हम चेंज इन कॉस्ट को लेंगे, उसको चेंज इन यूनिट से डिवाइड कर देंगे। इससे क्या मिल जाएगा हमें? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ऐसा फिर हम स्टेप 2 कोई भी दोनों में से कोई भी 50,000 या 35,000 दोनों में से कोई भी हम क्या ले लें? टोटल कॉस्ट ऑफ एनी वॉल्यूम, ये हम ले लें और उसमें से हम क्या माइनस कर दें? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। हमारे पास क्या बच जाया करेगी? हमारे पास बच जाया करेगी फिक्स कॉस्ट। ऐसा है। ये कॉपी करने तो मैं आपको कुछ सवालात दूं। सर मेरे पास 1400 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है 57,520। ऐसा और मेरे पास सर 2150 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है 85,120। मुझे वेरिएबल और फिक्स अलग अलग करके दो शाबाश। नहीं आप सब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करेगा ना, तो क्लियर कर दिया ना कि अब तो ये भी आई कैप क्लियर करने वाला है कि कोई भी दो पेपर अगर ग्रुप ए के पास है ना, कोई भी, तो भी आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी ग्रुप बी देने की। जीसीसी रूट मतलब आप वहाँ बैठे हैं, सऊदी में बैठे हैं। जीसीसी रूट क्या है? अच्छा ग्रेजुएशन जी 6,000 है फिक्स। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 36.8। कैसे निकाली सर? सबसे पहले हमने ली दो कॉस्ट का डिफरेंस, डिवाइडेड बाय 2150 माइनस 1400। इससे क्या आ जाएगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी? 36.8। पक्का? अब बताएं जी हमारी टोटल कॉस्ट किसी भी एक लेवल की ले लें, से हम ये ले लेते हैं 85,120। इसमें से हम माइनस करते हैं क्या चीज़? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी?
सर मेरे पास 2150 यूनिट्स 36.8 कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 79। बताएं सर मेरे पास जो बाकी का अमाउंट है ये क्या है? ये फिक्स कॉस्ट। ऐसा ऐसे ही है मेरे बच्चों। क्या हम आगे बढ़ें? सर हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि फिर आगे हमने जो है वो, अच्छा अब हमारी क्लास होगी ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी।